हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूपीएससी अरीना चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 10 फरवरी का न्यूज़पेपर लेके आए हुए हैं अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा जो इनिशिएटिव है वो स्पेशली पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए हम न्यूज़पेपर शुरू किए हैं कि अपने न्यूज़पेपर में को कैसे यूटिलाइज करें पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि जितने भी आर्टिकल हमने सिलेक्ट किए हैं पेपर में, जनरली वो पीवाईक्यू के बेस पे हैं कि ऐसे सवाल पूछे गए थे, तो क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए पेपर ये अपना सेलेक्ट करते हैं, ये टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। और रही बात पेपर पढ़ने की या फिर करंट अफेयर का कवर करने की, तो करंट अफेयर के लिए लोग जनरली वो पीटी 365 वगैरह वगैरह पढ़ते रहते हैं। वो सब अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे कि जनवरी 2024 से लेके जून जनवरी 2024 से जून 2025 तक, मतलब लास्ट के 18 महीने, 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पाइनियर, मिंट, बिजनेस लाइन, इन सब के जो आर्टिकल आए हुए जनवरी 2024 से लेके वो हम सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। वो हमारे पास पेपर रखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वो मटेरियल बन के रेडी है, जिससे कि आप सब्जेक्ट वाइज न्यूज़पेपर के बेस पे करंट अफेयर पढ़ें, जिससे कि आपको किसी प्रकार का 365 64 जो भी मार्केट में चल रहा है किसी भी कोचिंग का, वो सब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और हर साल ये देखा गया, इसी के बेस पे मेरा हर साल पीटी से कम नंबर तो 25 से 30 नंबर हर साल पीटी के जीएस वाले पेपर में कट ऑफ से ऊपर रहता था। और इसी की वजह से जितने भी करंट अफेयर के सवाल होते हैं, अगर वो न्यूज़पेपर से जरा सा भी टच हुए हैं तो वो कभी गलत नहीं होंगे। और उम्मीद है कि इस बार भी 25 वाले पीटी में हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन, स्टैटिक हो चाहे करंट का हो, उससे लिंक होते हुए अपने सेम ये 1.5 साल के न्यूज़पेपर से चलेगा। स्टैटिक भी रहेगा उसमें और जो चीज़ें करंट में उसको लिंक करते हुए अपन चलेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग ये शुरू करने वाले हैं जनवरी 2024 का पेपर, जनवरी 2024 से लेकर जून 2025 तक का, जिसमें करेंगे क्या कि जनवरी से जनवरी तो 1 साल का जो पिछला 1 साल का है वो सब्जेक्ट वाइज करेंगे। बाकी जो मैं चला रहा हूँ ये फरवरी से, ये तो कंटिन्यू रहेगा ही। ठीक, सबसे पहला आर्टिकल अपन देखते हैं। ये हिंदू में एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, वहां से ये क्वाजार से रिलेटेड है। ये क्वाजार वाला जो टॉपिक है ये अपने पीटी के साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से मैच करता है। और ऐसे ही क्वाजार्स के अलावा जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होते हैं उससे रिलेटेड पीटी में सवाल आ चुका है। जैसे 23 में ये सिफाइड्स, नेबुला, पल्सर को मैच कराने के लिए दिया हुआ था। ठीक, दूसरा सवाल इवेंट हॉराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल, इन चारों टर्म किससे रिलेटेड हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में लिए जाते हैं, ये आया हुआ है। और तीसरा एक सवाल और आया हुआ था कि मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल, उससे क्या उसका सिग्निफिकेंस है उस ऑब्जर्वेशन का। ये तीनों सवाल को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वाजर वाला आर्टिकल सेलेक्ट किया है। तो आइए जानते हैं क्वाजर होता क्या है। जो क्वाजार है वो एक्सट्रीमली एक्टिव लुमिनस टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है। होता क्या है कि जो सुपर मासिव ब्लैक होल होता है उसके सेंटर पे एक लाइट एनर्जी इमिट होती है। वो कंटिन्यूअस नहीं, एक सडन फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, उससे कहते हैं अपन क्वाजार। क्वाजार का फुल फॉर्म होता है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स। ठीक, और क्वाजार जो लाइट इमिट करता है उसमें एक्सरे और विजिबल लाइट होती है। ठीक है, तो अगर पीटी में कभी सवाल में क्वाजार से रिलेटेड कुछ आएगा तो इन्हीं 4-5 पॉइंट में से आएगा कि क्वाजार से कौन सी लाइट इमिट होती है, एक्सरे हो सकती है, विजिबल हो सकती है। उसी में अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो वो रेडियो वेव भी दे सकता है कि रेडियो लाइट भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारी चीजें दे सकता है। ठीक, और पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक, ये रहा अपना पहला आर्टिकल साइंस एंड टेक के रिस्पेक्ट में। अब
सेकेंड आर्टिकल फिर हिंदू से ही है, जिसमें अपन चीता जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाए गए हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसको हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि लास्ट स्पेशली 2018 के बाद से वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनसे कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, किस कोस्ट पे वो हैं, या फिर कोई हेरिटेज साइट है, वो कहाँ कैसे प्लेस्ड हैं, कौन से स्टेट में, अगर स्टेट में भी हैं तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में शेयर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछ चुका है। जैसे अगर अपन एग्जांपल के लिए देखें, ये जो क्वेश्चन है ये 2020 का है। इसमें डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा हुआ है कि डेजर्ट नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए हम गांधी सागर वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा सवाल एक और 2023 में आया हुआ था, अजंता केव पूछा। लोग अजंता केव के बारे में जानते थे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसकी मैपिंग के पॉइंट ऑफ से कौन से रिवर के कोस्ट पे है ये किसी को नहीं मालूम। सांची के बारे में पूछा हुआ था कि कौन से कोस्ट के रिवर पे है। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए अपन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करेंगे। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मालवा प्लेटू के टॉप पे है और चंबल रिवर के बैंक पे है। ठीक, चंबल रिवर के बैंक के साथ साथ ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, इसको चंबल रिवर इक्वल हाफ में कट करती है, बराबर कट करती हुई जाती है। और ये 2 जिले में, ये भी 2 जिले में वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक मंदसौर और नीमच जिला। ठीक, अब ये तो हो गया सिर्फ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें ये चंबल रिवर के कोस्ट पे है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है इसके, और नीमच डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, और मालवा प्लेटू के टॉप पे है। और एक चीज और, इसमें गुर्जर, बंजारा और भील कम्युनिटी रिसाइड रहते हैं। ये 3-4 चीजें अपने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड हैं। ठीक, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही क्यों चीता के री इंट्रोडक्शन के लिए स्टेबल वो किया गया, उसका मेन रीजन ये है, ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूरा रॉकी ट्रेन है, प्लेटू पे होने का पूरा रॉकी ट्रेन है, जिससे क्या है यहाँ सवाना लाइक कंडीशन होती है, जो कि चीता के हैबिटेट के लिए दौड़ने के लिए फिट होता है। इसके लिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने सेलेक्ट किया है कि, और एमपी में ही मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन है। एमपी को ही इथोपिया ऑफ इंडिया भी कहते हैं उसके ट्राइबल पॉपुलेशन की वजह से। ठीक, तो ये आर्टिकल अपना हिंदू से था, दूसरा आर्टिकल था ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए, आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए। ठीक, तीसरा आर्टिकल जो कि आज भी आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में और कल था संडे वाले में हिंदू में, ये इंडियन एक्सप्रेस में था और हिंदू में, ये आर्टिकल फ्री बी से रिलेटेड है कि फ्री बी एंड वेलफेयर स्कीम आर सेम आर डिफरेंट, आर दे अफेक्टिंग आवर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आर दे आर और politician using these tools as a आइए फिर देखते हैं अपन फ्री बी के बारे में। फ्री बी जो है क्या, फ्री बी एक पब्लिक वेलफेयर मेजर होता है जो कि फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। ये आरबीआई का डेफिनेशन है। आरबीआई के अकॉर्डिंग ये पब्लिक वेलफेयर मेजर जो कि फ्री ऑफ चार्ज, इसके रिस्पॉन्स में कुछ चार्ज न लिया जाए, वो होता है। जैसे ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी कोई टीवी ऑफर कर रहा है, कोई 500 रुपये में सिलेंडर ऑफर कर रहा है, केजरीवाल साहब 2100 रुपये पर महीना वुमेन और लड़कियों के लिए, और फ्री में क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट, वुमेन ट्रांसपोर्ट फ्री मेट्रो में, बस में। या फिर एमपी का अगर अपन देखें तो एमपी में लाडली बहना स्कीम जिसमें 1000 रुपये मंथली, वही सेम स्कीम महाराष्ट्र में। तो इनका जो फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है, जैसे लैपटॉप, टीवी, यूपी में भी बच्चों को लैपटॉप और टैब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक, ये फ्री भी एक फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, ये आरबीआई के डेफिनेशन के हिसाब। दूसरा डेफिनेशन अगर वेलफेयर स्कीम की बात करें तो वेलफेयर जो अपना है वो स्कीम वो डीपीएसपी में रूटेड है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं हिंदी में, उसमें वो निहित है। उसका मेन एम क्या है कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करना। ठीक, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करना, और उससे होगा क्या कि जो लोग टारगेटेड, एक फिक्स टारगेटेड पॉपुलेशन है अपनी, उसको पॉवर्टी से अपलिफ्ट करना, उनके लाइवलीहुड में सुधार रखना,
उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, मनरेगा हो गया, पीडीएस हो गया, मिड डे मील हो गया, एजुकेशन वाला सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ये सारी चीज़ें वेलफेयर स्कीम में आती हैं। ठीक, और अमर सेन के कॉन्सेप्ट से अगर वेलफेयर स्कीम को अपन देखें तो अमर सेन का कॉन्सेप्ट क्या है, उनका एक कैपेबिलिटी अप्रोच है। ठीक, वो कहते हैं कि अगर ये कोई भी वेलफेयर स्कीम अगर फ्री प्रोवाइड किया जाए, अगर उससे ह्यूमन कैपेबिलिटी और उनके डेवलपमेंट में कुछ वो हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो अच्छी चीज़ है। उसके लिए चाहे न्यूट्रिशन हो फ्री में मिड डे मील के थ्रू, या फिर जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े, या फिर अल्टीमेट लाइफ जो है इंडिविजुअल की वो डिग्निफाइड हो, चाहे मिड डे मील से हो, खाना फ्री में जो मिलता है स्कूल में, मनरेगा हो। ठीक, तो ये डिफिनीशन फ्री बी और वेलफेयर स्कीम के एस्पेक्ट में है। और फ्री बी के कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं। फ्री बी का पॉजिटिव साइड ये है कि अगर फ्री में लोअर क्लास को कुछ मिल रहा है, जैसे अगर पीडीएस में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अगर राशन मिल रहा है उनको, जिनसे उनकी पॉवर्टी कम हो रही है, ये भी ठीक है। दूसरा स्कीम ये कि अगर उनको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, उनकी स्किलिंग हो रही है, तब भी उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक, वो भी ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके पॉजिटिव पॉइंट है। उससे होगा क्या कि अगर ये सारी चीज़ें उनको इजीली अवेलेबल होंगी तो उनका पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल इंगेजमेंट अच्छा होगा, जिससे क्या होगा, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा उनका गवर्नमेंट में, जिससे डेमोक्रेटाइजेशन अच्छी तरीके से होगी, लोग अपना वोट अच्छी तरीके से दे पाएंगे। और अगर एग्जाम्पल के लिए दें, अगर अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो लोगों को, तो जो लेबर की समस्या है, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जो कि रिमोट लोकेशन में कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो वो भी इजीली से एड्रेस की जा सकती है। दूसरा क्या है कि निगेटिव साइड भी है कुछ फ्री बी के। तो निगेटिव साइड क्या है कि एक मेन पॉइंट ये है कि जो स्टेट का जीडीपी, उसमें उसके रेवेन्यू डेफिसिट में इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ज़्यादा एक्सचेकर के बैलेंस पड़ेगा अकाउंट पे, तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, अल्टीमेट ये कि स्टेट की जो इकोनॉमी है वो बर्डन होने लगेगी। ठीक, लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे जैसे स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, फिर वो टैक्स बढ़ाना शुरू करेगा। टैक्स बढ़ाने का लास्ट में अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा, जो कंजम्पशन है, जो फिलहाल में अपना जीडीपी कंजम्पशन बेस चल रही है, अगर हाई टैक्स होगा, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, पैसे कम रहेंगे तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा। कंजम्पशन जैसे डिक्रीज होगा, इट में भी कि जीडीपी में कुछ इम्पैक्ट पड़े, डाउन हो। ठीक, तीसरा इम्पैक्ट क्या निगेटिव साइड में, कि ये फ्री में सब कुछ दे के जो एक्चुअल इशू है उससे आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे एक्चुअली इशू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए फ्री 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 सब कुछ, बिजली पानी सब कुछ फ्री करके इशू को डाइवर्ट करना। तीसरा क्या है कि ये अगर डिपेंडेंसी कल्चर हो जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, लोगों का जिम्मेदारी, पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी, वो सारी चीज़ें खत्म हुई। लोग डिपेंड हो जाएंगे कि हमको फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में सिलेंडर मिल रहा है। ठीक, फिर जब सब कुछ फ्री हो जाएगा तो जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है, कंज्यूमरिज्म बढ़ जाएगा, उसका इन्वायरमेंटल भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ इन्वायरमेंट फिर पोल्यूशन बढ़ाएंगे लोग, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, कोई फर्क नहीं, यूज करो फेंको। ठीक, ये नेगेटिव साइड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 2013 की रूलिंग है, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये जो मैटर है फ्री बी का, ये टोटली जुडिक्शन है किसका, लेजिस्लेटिव पॉलिसी का, मतलब लेजिस्लेचर का, इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं की जा सकती। ठीक, और यहाँ तक कि डिक्लेयर किया कि ये फ्री बी है, इसको अपन अनलॉफुल और करप्ट प्रैक्टिस भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों, कि ये डीपीएसपी को एडवांस कर रहे हैं, डीपीएसपी को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए ये अनलॉफुल और करप्ट प्रैक्टिस में काउंट नहीं किए जाएंगे। ये एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस है, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक, ये तीसरा आर्टिकल भी अपना इंपॉर्टेंट था मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के नहीं। ठीक, ये चौथा आर्टिकल हमने फिर से वही इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है, एक्सप्लेन वाले सेक्शन में। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट राइट टू एक्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ, ये अपने जीएस पेपर जीएस पेपर 2 जो
कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन किस इशू पे कैसे डिफरेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एड्रेस किया है। जैसे कि अगर आप पीवाईक्यू देखना चाहेंगे तो ये देखिए 20 में जुडिशियल सिस्टम इंडिया और यूके का पूछा हुआ है, 21 में ये इक्वालिटी के बारे में पूछा हुआ है कि इंडिया और यूएस में क्या इक्वालिटी का वो फीचर है। तीसरा अगर 18 के पुराने चल जाएं तो बेसिक टेनेंट इंडिया और यूएसए का पूछा हुआ है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम का। 23 में चलें, सबसे लेटेस्ट में अगर देखें तो इंडिया और ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे पूछा हुआ है कि कैसे कंपेयर करना है इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के अप्रोच को। ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे 4-5 सवाल हम हर साल आते हैं कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये आर्टिकल सेलेक्ट किया है कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या प्रोविजन यूएस में है, क्या प्रोविजन इंडिया में है, क्या प्रोविजन इंग्लैंड में था, क्या प्रोविजन साउथ अफ्रीका में है। ठीक, सबसे पहले जान लेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला प्रोविजन है ये यूरोप से ही इवॉल्व हुआ है। यूरोप ने ही इंडिया को दिया सबसे, फिर अफ्रीका को भी दिया और यूएसए में भी यही आया। सबसे पहले यूएसए में आया था ये 1791 में इनके 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इंडिया में लैंड एक्विजिशन एक्ट है अपना 1894 का शायद, और अफ्रीका का भी कोई एक्ट है इसमें मेंशन किया हुआ, वो अपन देखेंगे फिर। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले लैंड एक्विजिशन इन यूएसए। ठीक, ये यूएस के 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ऐड किया गया। इसमें यही कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड देयर प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब वहाँ राइट टू प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट है। ठीक, और वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अगर पब्लिक के लिए कभी एक्वायर की जा रही है तो वो विदाउट कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसका मेन रीजन ये था कि यूएस को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए था। ठीक, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्होंने ऐसा किया। उसमें एक लॉ भी उनका, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वहाँ का, केलो वर्सेस सिटी ऑफ न्यू लंदन 2005 का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें यूएस में थी। इंडिया में क्या है कि इंडिया में कहीं किसी आर्टिकल से ऐड करने की जरूरत नहीं थी। हमारे आर्टिकल 19 में पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था। हुआ क्या कि 19 के बाद ये कहा गया कि पहले शंकरी प्रसाद केस और बाकी जितने भी केस, गोलकनाथ केस हुए थे, ये सब, इन सब में राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में उसको 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 19 से हटा करके आर्टिकल 30A में प्लेस कर दिया गया। ठीक, और ये भी कहा गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक, तो 3-4 चीजें हमने कंपेयर कर ली। एक तो कि यूएस में ये 5th अमेंडमेंट से लाया गया जबकि इंडिया में ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक, और वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट डिक्लेयर किया गया, गवर्नमेंट नहीं ले सकती, अगर ले सकेगी तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और कंपनसेशन के साथ। इंडिया में क्या है कि एब्सोल्यूट तो नहीं था, उसको बाद में फंडामेंटल राइट से भी हटा के लीगल राइट या फिर स्टेटूटरी राइट में 300A में डाल दिया गया। ठीक, केस कौन सा था अपना, गोलकनाथ और वगैरह वगैरह, ये जितने भी केस थे अपने। ठीक, अब चौथा आर्टिकल अपना पाइनियर से है। ठीक, इसमें कुछ नहीं, जो अपना जीएस पेपर 3 है, इंटरनल सिक्योरिटी में जो नक्सलिज्म वाला टॉपिक है। ठीक, ये आया भी हुआ, 3-4 बार आ चुका है यूपीएससी में, 17 में, 21 में और 13-14 में 3 बार आ चुका है। उसमें कुछ नक्सलिज्म को हैंडल करने के लिए एक केस स्टडी है सीआरपीएफ की, कि सीआरपीएफ में नक्सल अफेक्टेड जो स्टेट थे, खास करके छत्तीसगढ़ में, ठीक, वहां पे मुकराज कोंडा, टेकाल गुड़िया, पुवर्ती, इन 3
विलेज में एक स्कूल शुरू किया, सीआरपीएफ गुरुकुलम, सीआरपीएफ गुरुकुल के नाम से ये नक्सल इफेक्टेड एरिया में विलेज में इन्होंने स्कूल शुरू किया। इनका मेन काम था कि प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि एजुकेशन प्रमोट हो सके। और वो एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करते थे? एडहॉक टीचर या टेम्परेरी विजिटिंग टीचर, जिसको शिक्षा दूत के नाम से हम जानते हैं, उसको अपॉइंट किए थे। तो अपने को क्या याद रखना है कि एक केस स्टडी, ठीक, केस स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू नक्सलिज्म, ठीक, सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ गुरुकुल छत्तीसगढ़ में, ठीक, एजुकेशन के लिए, ठीक। अब चौथा आर्टिकल हमने, पांचवा आर्टिकल, ये भी हिंदू से लिया है, सीएसआर फंड, सीएसआर फंड स्कीम, केरला हाई कोर्ट, एक्स जज बुक्ड। ये दो टाइप से अपने पीवाईक्यू से लिंक है। एक कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो सीएसआर क्या होता है, ठीक। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जीएस 4 का जो अपना पेपर है एथिक्स वाला, उसमें एक टॉपिक आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। उससे रिलेटेड है कि सीएसआर फंड था लेकिन यूज नहीं किया गया, उसको अलग तरीके से लिया गया। करप्शन से भी लिंक है जीएस 4 से। जीएस 2 के गवर्नेंस वाले टॉपिक में, उसमें भी करप्शन से लिंक है ये, ठीक। तो सीएसआर होता क्या है, पहले सीएसआर का बेसिक चीज अपन जान लेंगे। सॉरी, जीएस 2 के एनजीओ वाले से भी टॉपिक से भी लिंक है। मिस मैनेजमेंट ऑफ एनजीओ, ये एक एनजीओ है, नेशनल एनजीओ कन्फेडरेशन, इसने सीएसआर फंड को अपने मिसयूज किया, ठीक। सीएसआर फंड होता क्या है? तो सीएसआर फंड ये वो होता है जिसमें कोई कंपनी है, उसका अगर एनुअल टर्नओवर 1000 से ज़्यादा है, ठीक, या और नेट वर्थ उसका 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर प्रॉफिट उसका लास्ट 3 ईयर में 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक। इन सब का जो होगा वो 2%, ठीक। अगर नेटवर्थ किसी कंपनी की 500 करोड़ हो, या फिर एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ हो, या फिर उसका प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर में 5 करोड़ हो, तो उसका 2% जो होगा वो सीएसआर में जाएगा, ठीक। ये अपने कंपनी एक्ट 2013 से में है सीएसआर, ठीक। 2019 में एक अमेंडमेंट भी किया गया था कि जो सीएसआर है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर सीएसआर जो अलॉट हुआ था कंपनी का 2% वाला प्रॉफिट का, अगर वो एक्सपेंड नहीं हो पाया है तो वो किसी डिपॉजिट, स्पेसिफिक डिपॉजिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी उसमें चला जाएगा। अभी फिलहाल में पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, उसमें जो रिमेनिंग फंड होता है सीएसआर का वो कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है, ठीक। ये बेसिक चीज़ें सीएसआर के लिए थी जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, ठीक। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको करप्शन में लिंक कर सकते हैं, केस, और एनजीओ वाले सेक्शन में जीएस सेकंड पेपर का मेंस वाला टॉपिक है एनजीओ सेकंड पेपर में, उसमें मिस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस बाय एनजीओ में सीएसआर फंड का मिसयूज लिख सकते हैं, ठीक। ये आर्टिकल मोस्ट वाला सेम छत्तीसगढ़ वाला है। ये प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में हो सकता है, ये बीरेन सिंह जो सीएम थे उन्होंने रिजाइन किया। ये आर्टिकल भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटी वाले सेक्शन में हर साल प्रेसिडेंट से सवाल आते रहते हैं, जो पार्लियामेंट वाला सेक्शन है और गवर्नर और प्रेसिडेंट, इनसे सवाल आते रहते हैं। तो ये शायद 2018 का ये है, ये 2019-17 का है, ठीक। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये आर्टिकल सेलेक्ट किया था, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल जो है वो 2000 सॉरी आर्टिकल 356 के तहत आता है, ठीक। होता क्या है कि अगर ये इम्पोज लगाया कब जा सकता है? दो कंडीशन में, अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अगेंस्ट चल रही है, मतलब जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके प्रोसीजर के अगेंस्ट अगर चल रही है तब भी लगाया जा सकता है, ठीक। अगर सेंटर का जो डायरेक्शन स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है आर्टिकल 365 के तहत, तब भी इम्पोज किया जा सकता है। इसको इम्पोज करने के लिए गवर्नर की एडवाइस या रिपोर्ट जरूरी भी होती है, और बिना रिपोर्ट के, बिना विदाउट रिपोर्ट ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट कैन इम्पोज
आर्टिकल 356, इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। और ये इसका जो टेन्योर होता है, किसी भी स्टेट में अगर इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेजेंट रूल इम्पोज हो, वो मैक्सिमम 3 ईयर का होता है। और 2 महीने के अंदर इम्पोज होने 2 महीने के अंदर लोकसभा से रिटेन कंसेंट, इसको लिखित चाहिए परमिशन, ठीक। एक बार अगर प्रेजेंट रूल इम्पोज हो गया तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है स्टेट मशीनरी पे, कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो एमएलए होते हैं, असेंबली उनकी डिजॉल्व भी हो सकती है, ठीक, और सस्पेंड भी की जा सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक। और पूरा स्टेट मशीनरी गवर्नर के थ्रू सेंटर के हाथ में चला जाएगा, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बनाएगा, ठीक। ये सारी चीजें बेसिक आपको जाननी चाहिए, ठीक। अब छठा आर्टिकल अपना क्या है, रेड होल माइनिंग से रिलेटेड है, ठीक। और आर्टिकल 371, ये आर्टिकल सेलेक्ट होने का मेन रीजन ये है कि जो स्पेशल प्रोविजन है 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में, उससे भी यूपीएससी ने 3-4 बार सवाल पूछ रखे हैं। ये सवाल देखिए शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है, 2015-16 का ये शायद ये, और ये भी 16 का ही है, 5th शेड्यूल और शेड्यूल्ड एरिया, ठीक। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये आर्टिकल सेलेक्ट किया। तो इसमें अपने को जानने वाली क्या चीज़ है, आर्टिकल 371, ठीक, और रेड होल माइनिंग, ठीक। तो सबसे पहले रेड होल माइनिंग क्या होती है उसके बारे में जान लें, या फिर ये, ठीक। तो रेड होल माइनिंग जो है वो एक मेथड है माइनिंग का, जिसमें कोल अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल कटिंग से, ठीक। स्पेशली प्रेवलेंट होती है मेघालय में, ठीक। उसमें वो करते क्या है कि एक नैरो पिट डक करके उसमें एक आदमी या एक छोटे से चाइल्ड लेबर के बराबर जगह होती है, इसमें एक पर्सन को भेज के वहां से कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। ये 2 टाइप की होती है, साइड कटिंग, साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग। जो साइड कटिंग वो नैरो टनल से होती है, और ये बॉक्स कटिंग जो है वो रेक्टेंगुलर ओपनिंग होती है, ठीक। इसका मेन कंसर्न क्या है कि अगर जब रेड होल माइनिंग सिर्फ एक शॉर्ट कटिंग बॉक्स कटिंग शेप में रहेगी तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा, जिसके वजह से चाइल्ड लेबर, चाइल्ड का मिस यूज होता है, उनको माइनिंग के लिए यूज करते हैं, और ये रेगुलेटेड नहीं होती है, इसमें कोई सेफ्टी फीचर या फिर सेफ्टी नहीं होती, जिसकी वजह से लाइफ जो होती है माइनस की वो खत्म हो जाती है, मर जाते हैं सब उसी में, ठीक। दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि मिसमैनेज है, अनरेगुलेटेड है, लैंड डिग्रेडेशन, मिक्सिंग और रिवर में कोल का मिक्सिंग, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें होती रहती। इनको ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने रेड होल माइनिंग को बैन कर दी। लेकिन ये जो बैन है ये नागालैंड में अलाउ नहीं होता, क्यों? वो इसलिए कि नागालैंड अपने स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 371 के तहत आता है, जिसमें ये है कि 371 ये कहता है कि नागालैंड का जो कस्टमरी प्रोविजन है, कस्टम है, उसको अगर उसके हिसाब से कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसमें सेंटर स्टेट और या फिर कोई भी नियम कानून अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं फिर इसके बाद कि आर्टिकल 371 कब आया, क्या हुआ। आर्टिकल 371 जो है वो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 से आया, जिसमें नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया, और नागालैंड 1963 में इंडिया का एक पार्ट बना, स्टेट बना, ठीक। आर्टिकल 371 ये कहता है कि नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू नागालैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागा, ठीक, एंड नागा कस्टमरी लॉ। इसी के बेस पे जो एनजीटी का ऑर्डर है कि रेड होल माइनिंग बैंड ये अप्लाई नहीं होता नागालैंड में, वो इसलिए ये नागाओं के हिसाब से उनका कस्टमरी प्रैक्टिस है, कस्टमरी लॉ है, और सोशल प्रैक्टिस तो नहीं, कस्टमरी लॉ है, जिसकी वजह से वो नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते। और इसीलिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी परेशान है इसको लेके कि स्टेट में होने के बाद भी वो बैन नहीं कर सकते। ये 371 के स्पेशल प्रोविजन के कारण ही ऐसा हो रहा है, ठीक। अब कुछ और आर्टिकल हैं जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं अपने 5th शेड्यूल में, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है, 371 नागालैंड अपन देख ही लिए, 371 बी में आसाम है, सी में ये आप लक्ष्मीकांत से एक बार देख सकते हैं, डी में आंध्रा है, ई में
सेंट्रल सिटी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बात हुई है। तो इसमें होगा क्या कि यही कभी किसी भी क्वेश्चन में एक दो ऑप्शन में मैच कराने को दे सकता है कि जी किससे रिलेटेड है। मिजोरम ना दे के अगर मैच कराने को दे दिया मणिपुर, ऐसा हो सकता है। ये पूरा फैक्चुअल, इसमें आपको खुद से ये सारे आर्टिकल याद करने होंगे। ठीक, ये आर्टिकल अपन कल करेंगे। ये डेथ पेनल्टी का बहुत बड़ा, इसमें GS2 भी लिंक हो जाएगा अपना पॉलिटी, GS4 भी हो जाएगा, इथिक्स वाला सेक्शन। ठीक, और GS1 भी लिंक हो जाएगा इसमें। सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फिर जुडिशरी को आना पड़ रहा है। जुडिशरी जो जजमेंट दे रही है वो इथिकली है नहीं है, मतलब ये GS1, 2 और 4 चारों टॉपिक से रिलेटेड, इसको अपन किसी दिन डिटेल से करेंगे। ठीक, हालांकि इसमें कुछ खास दिया नहीं हुआ है, वो वेस्ट बंगाल वाला केस दिया हुआ है, लेकिन अपन डेथ पेनल्टी बहुत डिटेल से करेंगे क्योंकि अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है। ये 1, 2 और 4 चारों तीनों पेपर से लिंक है। ठीक, एक आर्टिकल और अपना ये है हिंदू का, जिसमें अपन को ये देखना है कि इंडिया में R&D का स्टेटस कैसा है। R&D स्टेटस इन इंडिया। ठीक, ये दिया हुआ, और एक स्कीम क्या, एक फंड और फंडिंग अनाउंस की गई थी 2025-26 के बजट में कि 20,000 करोड़ ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए दिए जाएंगे। ठीक, रिसर्च एंड डेवलप वाली चीज़ें हैं इसमें, वो अपन देख लेते हैं। ये एक करसरी नज़र से क्या है, कुछ इशू है इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके कि फंडिंग नहीं होती, क्या है वो मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा, आप देख सकते हैं। इसमें है क्या कि इरिस्पेक्टिव GDP अपना जो भी हो, वर्ल्ड 5th हो, 6th या 4th हो, जो भी टारगेट है टॉप 3 में आने का 2024 के अंत तक, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट देखें अपन GDP के बेस पे, वो सिर्फ और सिर्फ 0.64% है R&D पे, जबकि चाइना में कितना 2.4%, ब्राजील में, जर्मनी में 3%, US में 3.5% और कोरिया में 4.8%। और ग्लोबल एवरेज अगर अपन देखें, ग्लोबल एवरेज 1.8% है, और लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ 0.64% पे टिका हुआ है। मतलब ये कि अपना R&D पे जो खर्च है बहुत ही कम, ग्लोबल एवरेज का भी 1/3 है। ठीक, और वो भी मेनली प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रीब्यूशन है। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ 40% तक वो अपना दे पा रहा है कंट्रीब्यूशन R&D में। ठीक, और अगर ग्लोबली देखें अपन, तो ग्लोबली प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 65% है R&D का। अब इतने से आप आइडिया लगा लीजिए कि ग्लोबल एवरेज 1.8%, इंडिया का जो फंडिंग है वो एक्सपेंडिचर GDP का वो 0.64%, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ग्लोबल 65% एवरेज है, इंडिया का सिर्फ 40%, वो भी अभी बढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे जो 21 का था, उस समय 36 से 37% बताया था उसने। तो पिछले 5 साल में बढ़ा है, लेकिन ग्लोबल एवरेज के हिसाब से बहुत कम है, 50% के आसपास अगर देखा जाए तो। ठीक, लोअर पार्टिसिपेशन है अपने हायर एजुकेशन का, वो लोग सिर्फ अपने फंडिंग का 8.8% फंड अपना रिलीज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितने भी IT और IC बंगलोर हैं, जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं, वो फंडिंग तो होती है, लेकिन वो सिर्फ 8.8% फंडिंग अपनी रिसर्च करते हैं। ठीक, एक तीसरा रीजन है ब्रेन ड्रेन। ठीक, ब्रेन ड्रेन यही है कि आदमी यहाँ पढ़ता है, लेकिन यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी न मिलने की वजह से वो फॉरेन कंट्री, दूसरे कंट्री में सेटल्ड हो जाते हैं, और यहाँ का ज्ञान वहाँ देते हैं, वहाँ इकोनॉमी के हिसाब से। ठीक, इनएडिक्वेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। ठीक, कि आदमी एजुकेटेड हो गया लेकिन स्किल नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, इसके वजह से भी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक, लिमिटेड कोलेबोरेशन है एकेडमिया का, इंडस्ट्री और एजुकेशन एकेडमी का कोलेबोरेशन नहीं है, इसलिए जिसके वजह से जितने भी साइंस और टेक और मैथ्स के ग्रेजुएट या PG वाले हैं, उनका फील्ड और
इंडस्ट्री से कोई रिलेशन ही नहीं है जो एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो एक रीजन ये है कि एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक और चिप सेट, सेमीकंडक्टर फैब्स और स्किल्ड इंजीनियर और ये स्ट्रांग इनोवेशन इकोसिस्टम इंडिया में नहीं है, जिसके वजह से हम लोग R&D के ग्रोथ में फेल हो रहे हैं। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत गड़बड़ है। ठीक, तो ये था आज का आर्टिकल, और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC अरीना, लिंक में मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा PDF के लिए। बाकी ये ध्यान रखिए कि जनवरी 2024 से जून 2025 तक अगले 18 महीने का न्यूज़पेपर हिंदू, मिंट, पायनियर, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक, हिंदू बिजनेस लाइन, इन सबका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। हर मंथ जून जुलाई पहले शुरू करेंगे, जून जनवरी, जून से लेकर दिसंबर तक का, फिर पीछे वाला। ठीक, ओके, धन्यवाद।